मैं डिसेप्टिवली सिंपल सवाल पूछूंगा जो मैंने इस सीरीज के पहले वीडियो में भी पूछा था। वेक्टर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, क्या टू डायमेंशनल वेक्टर बेसिकली एरो होता है फ्लैट प्लेन पे जिसे हम सहूलियत के लिए कोऑर्डिनेट्स से डिस्क्राइब करते हैं, या फिर बेसिकली रियल नंबर्स का वो पेयर होता है जिसे अच्छे से विजुअलाइज किया जाता है फ्लैट प्लेन पे एरो से, या फिर ये दोनों ही किसी डीप बात को इंडिकेट करते हैं। एक तरफ वेक्टर्स को नंबर लिस्ट के रूप में डिफाइन करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होती। इससे 4 डायमेंशनल वेक्टर्स या 100 डायमेंशनल वेक्टर्स रियल लगते हैं जिन पे एक्चुअली में काम किया जा सके, वरना 4 डायमेंशन के जैसा कोई आइडिया एकदम वेग ज्योमेट्रिक नोशन लगता है जिसे डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लीनियर अलजेब्रा पे एक्चुअली काम करते हैं उनके लिए कॉमन चीज़, खासकर तब जब आप अपने बेसिस चेंज करने में फ्लुएंट हो जाते हो, ये है कि आप ऐसे स्पेस से डील कर रहे हो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। आप जो उसे कोऑर्डिनेट्स दो उन पे डिपेंड नहीं करता, और ये कोऑर्डिनेट्स रैंडम होते हैं। डिपेंड करता है आप बेसिस वेक्टर्स कौन से चूज करते हो। लीनियर अलजेब्रा के कोर टॉपिक्स जैसे डिटर्मिनेंट, आइगन वेक्टर्स, इन पे फर्क नहीं पड़ता आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चुनो। डिटर्मिनेंट बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ने कितना एरिया स्केल किया। आइगन वेक्टर्स वो हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान अपने स्पैन में रहते हैं, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टीज नेचुरली स्पेस की हैं, इसलिए आप फ्रीली अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर सकते हो बगैर इनमें से किसी की अंडरलाइंग वैल्यू चेंज किए। लेकिन अगर वेक्टर्स बेसिकली रियल नंबर्स की लिस्ट नहीं हैं और अगर उनका अंडरलाइंग एसेंस स्पेस से रिलेटेड हो, तो सवाल आता है कि मैथमेटिशियंस का मतलब क्या होता है जब वो स्पेस या स्पेशियल जैसा शब्द यूज करते हैं। मैं इस वीडियो में काफ़ी समय ऐसी चीज़ के बारे में बात करूंगा जो ना एरो है ना ही लिस्ट ऑफ नंबर्स है, लेकिन वेक्टर वाली क्वालिटीज़ हैं। एक सेंस में फंक्शंस एक दूसरे टाइप का वेक्टर ही है। जैसे आप दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, उसी तरह दो फंक्शंस f और g को ऐड करने का भी एक सेंसिबल नोशन है ताकि नया फंक्शन मिले f प्लस g। ये उनमें से एक चीज़ हैं जहां आपको पहले से मालूम होता है कि ये क्या होने वाला है, लेकिन डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है। इस नए फंक्शन का आउटपुट किसी भी गिवन इनपुट पे जैसे -4 पे होगा f और g के आउटपुट्स का सम जब आप उन दोनों को सेम इनपुट -4 पे इवैल्यूएट करो। जनरली सम फंक्शन की वैल्यू किसी भी गिवन इनपुट x पे होगी f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ये सेम हुआ वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट ऐड करने के, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स हैं डील करने के लिए। इसी तरह फंक्शन को किसी रियल नंबर से स्केल करने का भी एक सेंसिबल नोशन है, बस सारे आउटपुट्स को स्केल कर दो उस नंबर से। ये सेम हुआ वेक्टर को कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट स्केल करने के, बस ऐसा महसूस होता है कि यहाँ इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स हैं। वेक्टर्स सिर्फ ऐड या स्केल ही हो सकते हैं। अब ऐसा फील हो रहा है कि हमें लीनियर अलजेब्रा की कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, जिन्हें हम पहले केवल स्पेस में एरोस के कॉन्टेक्स्ट में सोचते थे, उन्हें अब फंक्शंस में भी अप्लाई करना चाहिए। फंक्शंस की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एकदम रीजनेबल नोशन है। ये एक फंक्शन लेके दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। एक जाना पहचाना सा एग्जाम्पल है कैलकुलस का डेरिवेटिव। ये वो चीज़ है जो एक फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करती है दूसरे फंक्शन में। कभी कभी इस कॉन्टेक्स्ट में आप ऑपरेटर्स शब्द सुनोगे ट्रांसफॉर्मेशंस की बजाय, लेकिन मतलब सेम है। आप पूछना चाहोगे फंक्शंस की ट्रांसफॉर्मेशंस के लीनियर होने का क्या मतलब है। लीनियरिटी की फॉर्मल डेफिनेशन थोड़ी थियोरेटिकल है,
उस तरीके के मुकाबले जो मैंने इस सीरीज़ के चैप्टर 3 में बताया था। लेकिन थियोरेटिकल होने का फ़ायदा ये है कि हमें एक जनरल सी चीज़ मिलेगी जिसे हम एरोज़ और फंक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होती है अगर वो दो प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करे, एडिटिविटी और स्केलिंग। एडिटिविटी मतलब अगर आप दो वेक्टर्स v और w को ऐड करो, फिर उनके सम पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जैसे आपने v और w के ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन्स ऐड किए हों। स्केलिंग प्रॉपर्टी है जब आप वेक्टर v को स्केल करते हो किसी नंबर से, फिर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, आपको सेम वेक्टर मिलेगा जैसे आपने v के ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन को स्केल करा हो सेम नंबर से। आप ज़्यादातर इसकी ऐसी डेफिनेशन सुनोगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व करती हैं स्केलार एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशंस को। ग्रिड लाइंस पैरेलल और इवनली स्पेस्ड रहने का आइडिया महज एक दिखाने का तरीका है कि इन दो प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है स्पेसिफिक केसेस में जहां पॉइंट्स 2D स्पेस में हों। ये प्रॉपर्टीज़ जो मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल बनाती हैं, इनका एक इम्पॉर्टेंट नतीजा ये होता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं बेसिस वेक्टर्स की पोजीशन से, क्योंकि किसी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे बेसिस वेक्टर्स को स्केल और ऐड किया हो। वेक्टर का ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन मिल सकता है अगर उसी तरह से बेसिस वेक्टर्स के ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन्स को स्केल और ऐड करें। आप थोड़ी देर में देखोगे ये फंक्शंस और एरो दोनों के लिए ट्रू है। कैलकुलस के स्टूडेंट्स हमेशा ये फैक्ट यूज़ करते हैं कि डेरिवेटिव एडिटिव होता है और उसकी स्केलिंग प्रॉपर्टी होती है, भले ही उन्होंने ऐसा सुना न हो। अगर आप दो फंक्शंस ऐड करो फिर उनका डेरिवेटिव लो, सेम बात होगी जैसे आपने पहले अलग से डेरिवेटिव लिया हो दोनों का, फिर रिजल्ट को ऐड किया हो। इसी तरह अगर आप फंक्शन को स्केल करो फिर डेरिवेटिव लो, ये सेम बात होगी जैसे पहले डेरिवेटिव लिया हो फिर रिजल्ट को स्केल किया हो। थोड़ा डीप में जाते हैं, पैरेलली देखते हैं डेरिवेटिव को मैट्रिक्स से डिस्क्राइब करना कैसा लगेगा। ये थोड़ा ट्रिकी होगा क्योंकि फंक्शन स्पेसेस इनफाइनाइट डायमेंशंस के होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज काफ़ी सेटिस्फाइंग होगी। सिर्फ पॉलिनोमियल्स लेते हैं जैसे x² + 3x + 5 या 4x की पावर 7 - 5x²। स्पेस में हर पॉलिनोमियल की फाइनाइट टर्म्स होंगी, लेकिन पूरे स्पेस में बड़ी डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स होंगे। पहले हमें स्पेस को कोऑर्डिनेट्स देने की ज़रूरत है जिसके लिए बेसिस चूज़ करने की ज़रूरत है। पॉलिनोमियल पहले से ही वेरिएबल x की स्केल्ड पावर्स के सम के रूप में लिखा हुआ है। नेचुरल है x की पावर्स को बेसिस फंक्शन के रूप में चूज करना। दूसरे शब्दों में हमारा पहला बेसिस फंक्शन होगा कांस्टेंट फंक्शन b0 ऑफ x इक्वल्स 1। दूसरा बेसिस फंक्शन होगा b1 ऑफ x इक्वल्स x, फिर b2 ऑफ x इक्वल्स x², फिर b3 ऑफ x इक्वल्स x³। इसी तरह आगे भी। इन बेसिस फंक्शंस का रोल सेम होगा जो i हैट, j हैट और k हैट का होता है उस दुनिया में जहां वेक्टर्स एरोज के रूप में होते हैं। क्योंकि हमारे पॉलिनोमियल्स में बड़ी डिग्रीज हो सकती हैं, बेसिस फंक्शंस का सेट इनफाइनाइट होगा। लेकिन ये ठीक भी है, मतलब बस इतना है कि जब हम पॉलिनोमियल्स को वेक्टर्स की तरह ट्रीट करेंगे तो उनके इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स होंगे। ऐसा पॉलिनोमियल x² + 3x + 5 फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब करेंगे कोऑर्डिनेट्स से 5, 3, 1 फिर इनफाइनाइट ज़ीरोज़। आप इसे ऐसे पढ़ोगे 5 टाइम्स पहला बेसिस फंक्शन प्लस 3 टाइम्स दूसरा बेसिस फंक्शन प्लस 1 टाइम्स तीसरा बेसिस फंक्शन, और फिर कोई दूसरा बेसिस फंक्शन ऐड नहीं होना चाहिए।
4x की पावर 7 माइनस 5x स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 माइनस 5 0 0 0 0 4, फिर इनफाइनाइट ज़ीरोज़। जनरली क्योंकि हर पॉलिनॉमियल में फाइनाइट टर्म्स हैं, कोऑर्डिनेट्स भी फाइनाइट नंबर्स होंगे लेकिन इनफाइनाइट ज़ीरोज़ के साथ। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेरिवेटिव को डिस्क्राइब किया गया है इनफाइनाइट मैट्रिक्स से, जो ज़्यादातर ज़ीरोज़ से भरी है लेकिन जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हैं डायगोनल पे। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि इस मैट्रिक्स को कैसे ढूंढते हैं, लेकिन इसकी फील पाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक्शन में देखना। इस पॉलिनॉमियल एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के कोऑर्डिनेट्स लो। उन कोऑर्डिनेट्स को मैट्रिक्स में राइट में रखो। रिजल्ट के पहले कोऑर्डिनेट में बाकी सब ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ 1 टाइम्स 4 बच जाएगा। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म और रिजल्ट होगा 4। ये कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ इस फैक्ट के कि 4x का डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट 4। मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट के दूसरे कोऑर्डिनेट में जो टर्म योगदान देगी वो है 2 टाइम्स 5, जिसका मतलब डेरिवेटिव में x के सामने वाला कोएफिशिएंट है 10। वो 5x स्क्वायर के डेरिवेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसी तरह मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट का तीसरा कोऑर्डिनेट है 3 टाइम्स 1। ये 3x स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग है जो x क्यूब का डेरिवेटिव है। इसके बाद कुछ नहीं होगा, ज़ीरोज़ होंगे बस। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि डेरिवेटिव लीनियर होता है। आप में से जो पॉज और पॉन्डर करना चाहें, आप ये मैट्रिक्स बना सकते हो हर बेसिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके और रिजल्ट्स के कोऑर्डिनेट्स को हर कॉलम में रख के। तो सरप्राइजिंगली मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और उसका डेरिवेटिव लेना, जो पहले एकदम अनजाना सा लगा था, ये दोनों सेम फैमिली के मेंबर्स हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स जिन्हें मैंने स्पेस में एरोस के रूप में समझा और बात करी सीरीज में, जैसे डॉट प्रोडक्ट या आइगन वेक्टर्स, इनका सीधा रूप है फंक्शंस की दुनिया में। हालांकि कभी कभी उनके नाम अलग होते हैं, जैसे इनर प्रोडक्ट या आइगन फंक्शन। तो वापस आते हैं सवाल पे, वेक्टर क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि मैथ में कई वेक्टर जैसी चीज़ें होती हैं। जब तक आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स से डील कर रहे हो जहां स्केलिंग और एडिंग के लिए रीजनेबल नोटेशन हो, चाहे वो स्पेस के एरोज हों, नंबर्स की लिस्ट्स हों, फंक्शंस हों या कुछ भी आप डिफाइन करना चाहो, लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर से रिलेटेड सारे टूल्स, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, एप्लीकेबल होने चाहिए। एक पल के लिए आप अपने आप को मैथमेटिशियन सोचो जो लीनियर अलजेब्रा की थियोरी डेवलप करना चाहे। तो आपने जितनी डेफिनेशंस और डिस्कवरीज निकाली, उन सब को जनरली अप्लाई करना चाहोगे सारी वेक्टर जैसी चीज़ों पे, किसी स्पेसिफिक केस पे नहीं। ये वेक्टर जैसी चीज़ों के सेट्स, जैसे एरोज या लिस्ट्स ऑफ नंबर्स या फंक्शंस, इनको कहा जाता है वेक्टर स्पेसेस। और आप मैथमेटिशियन के तौर पे कुछ ऐसा करना पसंद करोगे। आप बोलोगे, हे एवरीवन, मैं नहीं चाहता सब तरह के वेक्टर स्पेसेस के बारे में सोचना जिनसे आपका सामना हो सके। तो आप रूल्स की लिस्ट बना लो जो वेक्टर एडिशन और स्केलिंग फॉलो करें। इन रूल्स को बोलते हैं एक्सियम्स। लीनियर अलजेब्रा की मॉडर्न थियोरी में 8 एक्सियम्स होते हैं जिन्हें वेक्टर स्पेस को सैटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी हमने जितनी थियोरीज और मॉडल्स डिस्कवर किए वो अप्लाई होंगे। मैं इन्हें स्क्रीन पे छोड़ता हूं ताकि आप में से जो पॉज करके सोचना चाहे वो सोच सकें।
लेकिन ये बेसिकली एक चेकलिस्ट है इंश्योर करने के लिए कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो सब कर रहे हैं जो आपको उनसे एक्सपेक्टेड है। ये एक्सियम्स नेचर के बेसिक रूल्स नहीं हैं, बल्कि इंटरफेस हैं डिस्कवरी करने वाले मैथमेटिशियन और उन डिस्कवरीज को अप्लाई करने वाले लोगों के बीच। अगर किसी ने कोई क्रेजी सा वेक्टर स्पेस डिफाइन किया, जैसे सब पाई का सेट लिया और कोई डेफिनेशन लगाई ऐड और स्केल करने की, ये एक्सियम्स हैं उन चीज़ों की चेकलिस्ट की तरह जो उन्हें वेरीफाई करना पड़ेगा अपनी डेफिनेशंस के बारे में, इससे पहले कि वो लीनियर अलजेब्रा के रिजल्ट्स अप्लाई करना शुरू कर सकें। और आपको मैथमेटिशियन के तौर पे उन सब पॉसिबल क्रेजी वेक्टर्स के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा जो लोग डिफाइन कर सकते हैं। आपको बस अपने रिजल्ट्स इन एक्सियम्स के शब्दों में प्रूव करने होंगे। तो जिसकी डेफिनेशन उन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे वो खुशी खुशी अप्लाई कर सकता है आपके रिजल्ट्स, भले ही आपने उनकी सिचुएशन के बारे में कभी सोचा ना हो। इसलिए आप अपने रिजल्ट्स थियोरेटिकली बोलते हो, एक्सियम्स के शब्दों में बोलते हो, बजाय किसी स्पेसिफिक टाइप के वेक्टर की बात करने के, जैसे एरोज या फंक्शंस की बजाय। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बुक में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया होगा एडिटिव और स्केलिंग के शब्दों में, बजाय ग्रिड लाइंस के शब्दों में। हालांकि ग्रिड लाइंस वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंट्यूटिव है, एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव से, पहली बार सीखने वालों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैथमेटिशियन हमारे क्वेश्चन के जवाब में क्वेश्चन को इग्नोर कर देगा। मॉडर्न थियोरी में जो फॉर्म वेक्टर्स लेते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एरोज, लिस्ट ऑफ नंबर्स, फंक्शंस, पाई, सच में ये कुछ भी हो सकता है जब तक कोई वेक्टर स्केलिंग और एडिशन का नोशन ये रूल्स फॉलो करे। ये ऐसा पूछने जैसा है कि नंबर 3 क्या है। अगर ये अलग से दिखे तो मतलब होगा कि ये ट्रिपलेट है चीज़ों का, लेकिन मैथ में ये थियरी जैसा है सभी चीज़ों के पॉसिबल ट्रिपलेट्स के लिए, जो आपको रीज़न करने देता है सभी पॉसिबल ट्रिपलेट्स सिर्फ एक आइडिया से। सेम होता है वेक्टर्स में, जिसके कई रूप होते हैं, लेकिन मैथ उन सब को थियरी के रूप में बना देता है एक सिंगल वेक्टर स्पेस के नोशन में। लेकिन जो भी ये सीरीज देखे जानता होगा कि वेक्टर्स को विजुअलाइज करके रीजनिंग करना बेहतर है, जैसे 2D स्पेस में ओरिजिन पे एरोज विजुअलाइज करो। लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा सीखते जाओ लीनियर अलजेब्रा, समझना कि ये टूल्स जनरली अप्लाई होते हैं। ये है अंडरलाइंग रीज़न इस बात का कि क्यों बुक्स और लेक्चर्स में थियोरेटिकली बोला जाता है। तो अब एसेंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा की सीरीज़ ख़त्म हो गई। अगर आपने वीडियोस देखे और समझे, मुझे विश्वास है कि आपकी सॉलिड फाउंडेशन है लीनियर अलजेब्रा की अंडरलाइंग इंट्यूशंस में। ये पूरा टॉपिक सीखने के बराबर नहीं है। ऑफ कोर्स वो ऐसी चीज़ है जो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पे ही आ सकती है, लेकिन आगे चल के जो सीखोगे वो एफिशिएंट होगा अगर आपकी इंट्यूशंस सही हैं। तो मज़े करना उन इंट्यूशंस को अप्लाई करके, और बेस्ट ऑफ लक आपकी फ्यूचर लर्निंग्स के लिए।